ताराचंद वर्मा जी, द्विवेदी जी, गोरा साहब, गजेंद्र जी और तमाम साथियों, सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद कि आपने ये स्वागत सत्कार किया। वैसे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि माला और साफा की परंपरा ख़त्म की जाए और ये बार बार आग्रह भी रहता है। अभी 18 जिलों का एक प्रवास किया मैंने और उस दरमियान बहुत स्ट्रिक्टली हमने कहा कि हम बिल्कुल ये नहीं करेंगे। इसके पीछे भावना ये नहीं है कि किसी का अस्वीकार कर रहे हैं या तिरस्कार कर रहे हैं। इसके पीछे का मकसद ये है कि ये वो खर्चे हैं जिन पे हमें पाबंदी लगानी चाहिए। भविष्य में आपसे ये अनुरोध है, बाबा साहब की एक तस्वीर आए और एक माला है, हम तस्वीर पर माला चढ़ा दें और उसको ये मान लें कि हम सबका स्वागत, क्योंकि माला के योग्य अगर कोई है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर ही है। अभी हमारा उतना कोई योगदान सोसाइटी के प्रति नहीं है। दूसरा, मुझे लगता है कि ये साफे औफे की परंपरा है, इसके भीतर जाके भी हमें झांकने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बाकी सब लोग करते हैं इसलिए हम करते हैं। आपको पता नहीं ये इतिहास मालूम है या नहीं है, लेकिन पहले नंगे सर राजाओं के राज में रहने नहीं दिया जाता और हर जाति की अपनी एक पगड़ी तय है। जैसे गोरा जी ने कहा कि भाई मैं बाईकास्ट जाट हूँ, तो हमारे यहाँ मेवाड़ में जाट जो है वो खाकी किस्म की पगड़ी करता है, राजपूत की अलग पगड़ी होती थी, हर जाति की अपनी एक पगड़ी होती थी, उससे उसका पता चल जाता था कि ये फला कम्युनिटी का व्यक्ति था। और एक उम्र के बाद आप नंगे सिर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि नंगे सिर निकलना बेअदबी मानी जाती है। ये बिल्कुल वैसी ही बेअदबी जैसी महिला अगर नंगे सिर निकल जाए। तो इसके भीतर जो है मुझे वही एक सामंतवाद भी नजर आता है और एक पितृसत्ता भी नजर आती है, क्योंकि आप महिलाओं को नहीं पहनाते। अगर कोई महिला साथी, अम्बेडकराइट साथी आती तो क्या साफा लाते आप? तो हमें बदलनी पड़ेगी कुछ परंपराएं। बाबा साहब और बुद्ध के, कबीर, फुले, पेरियार के और रैदास के अगर अनुयायी हैं तो हमें कुछ नई चीज़ें करनी, और नई चीज़ें ये नई चीज़ है। आज जो आपने किया ये इनोवेशन, ये नवोन्मेष, इसको मैं ये देखता हूँ कि ये जो चीज़ आपने की ये एक संदेश देती है, और ये जिस घर में जहाँ भी जाके लगेगा, आप कहीं कार्यस्थल पे लगाएं चाहे आप अपने घर में लगाएं, मैं तो कह रहा हूँ अगर घर के बाहर लगा दें आप, तो केवल इस तस्वीर को देख करके ही, जैसे कोई भूत प्रेत बाधा नहीं होती है ना, वैसे अन्याय अत्याचार करने वाला व्यक्ति सोचेगा कि भारत के संविधान का प्रियम्बल यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब कम से कम इनको संविधान की जानकारी। तो ये जो आपने नई शुरुआत की, मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। और भविष्य में आप हर अतिथि को यही वाला दीजिए और इसमें भी थोड़ा कम कर दीजिए, इसको लेमिनेट करके, ताकि ये कांच वाच लगाने का ये जो खर्चा है थोड़ा और कम हो, और इन सारे खर्चों को हमें कहीं और चीज़ों में लगाना। किसका पूछे तो सही, किसका दिमाग इतना प्रिय चलता है, इसलिए सम्मान भी होना चाहिए, प्रशंसा भी होनी चाहिए। जी, ये ताराचंद जी का सभी लोग सभी लोग ये तो एक्चुअली मैंने ये देखा इस एरिया में कि जो मालपुरा में जितने भी यूथ है ना, ये इनका ऐसा नहीं कि मैं संगठन का मैं इसमें नहीं जाऊंगा, इसमें नहीं, ये सब मतलब इस चीज़ों के लिए सब एकजुट है, आपस में कोई मतभेद नहीं इन लोगों के बीच। एक आपकी बात करना चाहता हूँ, कोई भी फंक्शन होता है, चाहे किसी का रिटायरमेंट हो, शादी हो, कुछ भी हो, कोई भी फंक्शन होता है, हम बाबा साहब की तस्वीर वेट करते हैं, बहुत मंच पे जाके करते हैं सबके सामने। कोई सा कार्यक्रम हो, अधिकारी किसी समाज का कोई भी आता है, हम उनको भी स्वागत करने जाते हैं, बाबा साहब की तस्वीर वेट करते हैं। बहुत बढ़िया। इसमें भी बहुत अच्छा होता अगर कहीं लेफ्ट या राइट में की तस्वीर होती तो बढ़ जाती। हालांकि आपने बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं सोच रहा हूँ और भी इसकी शोभा बढ़ जाती। गजेंद्र जी भी उसमें थे कि आप प्रार्थना सभा में, असेंबली में संविधान की प्रस्तावना का वाचन हर स्कूल में अनिवार्य कर दिया, और दूसरा जो स्कूल्स हैं उनमें एक शिलालेख बनाइए और उसमें संविधान की ये पूरी की पूरी प्रस्तावना को एज इट इज लगाइए, क्योंकि जो स्थितियां इस देश में हैं उसमें आप रोज रोज सुन रहे हैं कि संविधान को बदल देंगे, संविधान की समीक्षा करेंगे, और करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन रोज संविधान को खत्म करने का प्रयास जरूर
हो रहा है, जिस तरह का विचार आ रहा है और जो चीज़ें चल रही है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में संविधान केवल एक किताब मात्र रह जाएगा और उसको चूम लेंगे लोग, उसको माथे पे उठा लेंगे और हम जैसे लोग होंगे जो उसको पवित्र ग्रंथ मान करके उसको पूजा करना शुरू कर देंगे, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं होगा। तो संविधान का असली जो चीज़ है वो ये है कि इसको लागू करने वाली जो, और चूंकि ये जो प्रस्तावना है, मुझे लगता है कि चूंकि आपने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ संवाद, आप सब लोग ह्यूमन राइट का काम करते हैं, बाबा साहब का मिशन क्या है? बाबा साहब का मिशन मानवाधिकारों का मिशन। डॉक्टर अंबेडकर की फिलॉसफी के बारे में जब भी मुझे कोई पूछता है तो मैं उनको ये कहता हूँ कि ये जो प्रस्तावना में जो कुछ लिखा हुआ है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये जो 4 चीज़ें हैं, यही अंबेडकर का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दर्शन है। इससे अलगा और कोई चीज़ नहीं है। और कोई आपको कुछ और पार्टी बढ़ा रहा है तो इसका मतलब वो कुछ गड़बड़ कर रहा होगा। असली चीज़ जो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अंदर से निकाल करके कहीं रख दी, वो है संविधान की प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट और जो नीति निर्देशक तत्व है। बस ये चीज़ें हैं। इसके बाद तो संविधान एक ऐसी किताब है जिसमें केवल और केवल अलग अलग चीज़ों को लेकर के वो लगाई गई है। तो मुझे लगता है कि इस अभियान को और थोड़ा बड़ा करने की ज़रूरत है कि जगह जगह पर हम ले जाए संविधान की प्रस्तावना और इसको के प्रभाव के बाद बड़ी संख्या में लोग डॉक्टर अंबेडकर के मूवमेंट में आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में। यहाँ भी बैठे हुए लोग अलग अलग राजनीतिक दल के हो सकते हैं, कांग्रेसी हो सकते हैं, भाजपाई हो सकते हैं, बसपाई हो सकते हैं, आज़ाद समाज पार्टी के हो सकते हैं या और भी कोई पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन अंततः कोई भी डॉक्टर अंबेडकर को मना करके, खारिज करके काम नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि जो एकदम खिलाफ में विचार के लोग हैं वो भी बाबा साहब का नाम तो ले ही रहे हैं। आजकल पथ संचलन निकलते हैं तो उसमें भी हेडगेवार, गोलवलकर के साथ साथ अंबेडकर का भी फोटो आप देखते ही होंगे। तो मतलब ये है कि डॉक्टर अंबेडकर के बिना अभी काम चलता नहीं। लेकिन क्या केवल तस्वीर लगाना और जय भीम कहना और गले में नीला पट्टा लगाना, क्या यही बाबा साहब का मिशन है? क्या यही अंबेडकरवाद है? क्योंकि इस समय ऐसी स्थिति आ गई है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नीला पट्टा लगाओ, मूछे बढ़ा लो और मसल्स दिखाओ और एक माथे पर कफन की तरह वो और बांध लो और उस फोटो को पोस्ट करो, आक्रोशित कोई एक भाषण लगाओ, सोशल मीडिया पर कुछ भी भड़काऊ सी पोस्ट डालो और उनको लगता है कि ये बाबा साहब के मिशन का काम पूरा होगा। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों की वजह से डॉक्टर अंबेडकर का जो सब समुदायों में सम्मान होना चाहिए वो नहीं हो पाया। हम अगर डॉक्टर अंबेडकर को केवल और केवल दलितों में ही सीमित करना चाहते हैं, अनुसूचित जातियों में, और अनुसूचित जातियों में भी पर्टिकुलर 4-5 जातियों में, आप देखते होंगे कि कई जातियां ऐसी हैं जहां बाबा साहब का नाम अभी नहीं पहुंचा है, अनुसूचित जातियों में, और हम वो नहीं कर पाए। तो इतना अगर हमने श्रिंक कर दिया अंबेडकर को, तो मुझे लगता है कि वो बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता है। डॉक्टर अंबेडकर लोगों तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे, क्योंकि केवल अंबेडकर ने हमारे लिए थोड़ी संविधान लिखा। बाबा साहब ने जो लिखा वो सबके लिए है। बाबा साहब ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, क्या रिजर्वेशन के लिए दिया? किसके लिए दिया? हिंदू कोड बिल लागू नहीं होने की वजह से। और हिंदू कोड बिल किसके लिए था? तमाम जाति की महिलाओं के लिए। वो ब्राह्मण स्त्री थी, चाहे वो अनुसूचित जाति की थी, चाहे मुसलमान थी, चाहे हिंदू थी या जैन, सिख, पारसी, कोई भी। तो तमाम लोगों के लिए जब डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा और किया, श्रम मंत्री रहते हुए उन्होंने जो कुछ किया वो भी सबके लिए था। तो क्या कारण है कि हम इतने कड़वाहट से क्यों भरे? बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद उनकी कोई कड़वाहट संविधान में नहीं झलकती है क्या?
मतलब अगर वो इतना उन्होंने झेला, इतना विष पिया, तो उसके बाद उनको मौका था कि वो कोई ऐसा विभेदकारी चीज भी डालते, प्रयास भी करते। हो सकता है वो पास नहीं होता, क्योंकि संविधान सभा तो 300 लोगों की थी और एक एक अक्षर पर उसमें लंबी बहस हुई। आप संविधान नाम का एक सीरियल है श्याम बेनेगल का, जो राज्यसभा टीवी पर है और स्वरा भास्कर ने नरेट किया है। आप उसके 45 एपिसोड देखिए और आपको पता चलेगा कि ये कोई सामान्य चीज़ नहीं है संविधान। इसको बनाने में कितना श्रम लगा है, कितने लोग लगे हैं, और डॉक्टर अंबेडकर की किस दर्जे की प्रतिभा थी कि उन्होंने हर उठे हुए सवाल का बहुत तार्किक जवाब दिया। तो अगर उस तरह के महापुरुष के हम अनुयायी हैं तो हमारे आंदोलन में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, आक्रोश की भी जरूरत नहीं है, चिल्लाने चीखने की कोई जरूरत नहीं। आपने एक और चीज महसूस की होगी कि डॉक्टर अंबेडकर ने कभी भी हिंसा का समर्थन करते हुए कोई चीज नहीं की। उनका बहुत सुप्रसिद्ध वाक्य है कि बंदूक से कहीं ज्यादा विचार की ताकत है, कलम की ताकत। बाबा साहब ने सब कुछ कलम की ताकत के बलबूते लिख दिया और अहिंसा को एक तरीके से बिना कहे, उन्होंने कही है अहिंसा के पक्ष में कोई कुछ नहीं कहा, लेकिन किसी आंदोलन में हिंसक चीज का उन्होंने समर्थन नहीं किया। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां बहुत तरह की हिंसाएं समाज में व्याप्त है और हर कहीं हिंसा हो सकती है। आप बाहर निकलिए, किसी के बारे में 2 शब्द लिख दीजिए उल्टा सीधा, हिंसा हो जाएगी। अभी एक धर्म के महापुरुष के खिलाफ एक महिला की टिप्पणी ने इस देश में बवाल काटा। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे देश को नुकसान पहुंचे और संविधान को नुकसान पहुंचे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो इसको बदलना चाहते हैं और अगर हम भी उसमें शामिल हुए तो ये बदलना बहुत आसान हो जाएगा। और जब हम कहते हैं कि संविधान केवल हमारा है और डॉक्टर अंबेडकर केवल हमारे हैं, तो हम कमज़ोर होते हैं। हमें ये कहना पड़ेगा कि डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में भारत के 300 लोगों ने जो संविधान लिखा है वो जन जन का संविधान है, वो एक जन का संविधान नहीं। और इसकी रक्षा करना भी सबका दायित्व है, क्योंकि हमारे बूते पर हम 18% जो लोग हैं वो लोग सारे मिल भी जाएंगे तब भी संविधान नहीं बचा सकते। तो संविधान को अगर बचाना है, बाबा साहब की विचारधारा को भी बचाना है, तो ये सारा सब कुछ हमको सबके साथ लेना पड़ेगा। और डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा केवल दलित, बहुजन, अनुसूचित जाति की विचारधारा भी नहीं, मानवता की विचारधारा और ह्यूमैनिटी की अगर कोई विचारधारा है तो उसमें आपको सबको साथ लेना भी बहुत जरूरी है। कई बार लोग इस बात के लिए भी मेरी बहुत आलोचना करते हैं कि मैं सबके साथ संवाद करता हूँ। कभी राजपूतों के साथ हमारा संवाद चलता है, कभी हम ब्राह्मणों के साथ संवाद करते हैं, कभी हम मुस्लिम्स के साथ संवाद करते हैं, कभी बनियों के साथ संवाद करते हैं, कभी ओबीसी की अन्य अन्य जातियों के साथ संवाद करते हैं। लोगों को लगता है कि क्या जरूरत है इनके साथ बात करने की। लेकिन अगर आप डायलॉग नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो चीज़ें बदलेगी कैसे? क्या बाबा साहब के जीवन में दूसरे लोग नहीं? आपको ताज्जुब होगा, मनुस्मृति जलाने का आइडिया किसका था? जो बाबा साहब ने महाड़ सत्याग्रह में मनुस्मृति जलाया 1927 में, वो आइडिया GN सहस्रबुद्धे का था, जो चित्पावन ब्राह्मण, उन्हीं का तो आइडिया था और उन्होंने जलाया। डॉक्टर अंबेडकर का केवल उसमें समर्थन था, उन्होंने कहा हाँ ये जलाया जाना चाहिए और बाबा साहब वहाँ पर खड़े रहे, वो वेदिका बनी और उन्होंने उसको जलाया। लोकमान्य तिलक के बेटे, छोटे बेटे, बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी हो गए थे और बाबा साहब ने उनको अपने पूरे आंदोलन में साथ, और यही सहस्रबुद्धे जिन्होंने मनुस्मृति जलाई, इसको बाबा साहब ने अपने अखबार जनता का एडिटर बनाया। तो उस समय डॉक्टर चित्रे हो, इवन उनके जो जिन्होंने पहली बार बुद्ध की किताब बाबा साहब को दी 10वीं क्लास में, मेरे वो मैट्रिक पास होने पर, वो कैलुस्कर नाम के जो उनके वो थे टीचर, वो भी कोई महार जाति के नहीं थे, वो भी अनुसूचित जाति के नहीं थे। बाबा साहब की दूसरी पत्नी के बारे में आपने सुना होगा,
और आपने ये भी सुना होगा कि बाबा साहब की उन्होंने हत्या कर दी, ये बकवास भी बहुत चलती रहती है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि निरपेक्ष भाव से हमें देखना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जब डायबिटीज़ से सर्वाधिक पीड़ित थे, तब वो महिला बाबा साहब की ज़िंदगी में आती है और डॉक्टर है और गोल्ड मेडलिस्ट थी अपने समय की एज ए डॉक्टर। और उन्होंने बाबा साहब का पूरा न केवल सेवा की, बल्कि बाबा साहब 1956 में चले गए और सविता ताई 92 तक जीवित रही। पूरे जीवन वो बाबा साहब की विधवा के रूप में रही और न केवल रही बल्कि एक ट्रू बुद्धिस्ट के रूप में उन्होंने काम किया। और हमको सबको ये जानकारी है कि 1956 में बाबा साहब ने बुद्धिज़्म स्वीकार किया, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि 1950 में बाबा साहब और सविता जी का जब शादी हुआ तो बुद्धिस्ट रीति रिवाज से हुआ, यानी कि वो दोनों पहले बुद्धिस्ट एक साथ बन चुके थे। तो वो तब से लगा करके अंत तक, जब तक जीवित रही तब तक वो बाबा साहब के मिशन के प्रति वफादार महिला रही, वो भी एक ब्राह्मण कम्युनिटी से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, हमारे बीच में भी बहुत ब्राह्मणवादी लोग हो सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद वाली जो बात है, क्योंकि हमारे यहाँ भी इतने सारे अंगूठियाँ फंसाए हुए, गले में लटकाए हुए, शनि महाराज के यहाँ जाते हुए और जलाभिषेक करते हुए लोगों की कमी नहीं है। अभी आपने फोटो देखा होगा, भीम कावड़ लेके निकल गया एक आदमी। दूसरा, मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया टिप्पणियाँ हैं, इसके बारे में बहुत सचेत रहने की जरूरत है। हमारे बहुत सारे लोग, उनको लगता है कि कहीं से कोई टिप्पणी आई, उसको उठा करके और अंधविश्वास के खिलाफ हमने डाल दी और हमको लगता है हमने क्रांति कर दी। लेकिन हमारा समाज कैसा है हम सब जानते हैं ना। हम में से कई लोग मंच पर भाषण देते हैं, हमारे घरों में करवा चौथ के व्रत चलते हैं, वो भी चलता है क्योंकि समाज है ना ऐसा। हम कितने बदल जाए, हमारे माँ बाप, मैं पढ़ रहा था इन दिनों में अंग्रेजों का कोई साहित्य, उन्होंने लिखा है कि 1930 के बाद वहाँ की महार कम्युनिटी ने सारे देव देवताओं की पूजा करना छोड़ दिया। तो 30 से लगा के 56 तक 26 साल की प्रैक्टिस रही, तब जाकर के डॉक्टर अम्बेडकर के साथ 5 लाख लोगों ने आकर के धर्मांतरण किया और अब जाकर के वो पूरी तरीके से उससे मुक्त हो पाए चौथी पीढ़ी में जाकर के। तो एक पीढ़ी में चीज़ें बदलेगी, बदलाव की शुरुआत है। तो आक्रोशित होकर के किसी को अम्बेडकरवादी, शुद्ध अम्बेडकरवादी, फर्जी अम्बेडकरवादी, ये अच्छा वाला, ये बुरा वाला, ऐसा कोई सर्टिफिकेट मत पढ़। जो आज जय भीम कहना सीखा वो भी स्वागत योग्य है, जिसने आज संविधान की प्रस्तावना पढ़ी वो भी स्वागत योग्य है, पहली बार जो जयंती में जा रहा है वो भी स्वागत योग्य है, कोई एक कदम भी चल गया वो सब लोग हमारे लिए स्वागत के योग्य। किसी को खारिज नहीं करना, ये एक विशेष निवेदन आपसे है। और किसी प्रकार के धर्म वाले कमेंट मत कीजिए, क्योंकि आज की दौर बहुत बुरा दौर है। किसी की भावनाएं आहत हो सकती है। हम तो ये सोचते हैं कि भाई आपको अगर किसी को गोबर में भगवान नजर आता है, वो जाने उसका काम है, हमें कोई लेन देना नहीं, हमें उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए, कोई लेन देना नहीं। भाई कावड़ निकल रही है, कोई यात्रा निकल रही है, जिसको फुर्सत है जाए, ठीक है। हम अपने लोगों को और अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, वही बस वहाँ तक सीमित। नमस्कार। दूसरों पे जैसे ही हम थोपते हैं चीज़ें, वैसे ही चीज़ें बिगड़ना शुरू हुई। मेरा अपना अनुभव ये है कि जिस व्यक्ति को ये कहा ये मत करो, ये अंधविश्वास है, उसने जोर से पकड़ लिया, उसको छोड़े नहीं, क्योंकि उससे लगता है ये अच्छा, मैं अंधविश्वासी कह रहा हूँ, हम तो करेंगे, कथा करेंगे, व्रत करेंगे, अंगूठियाँ पहनेंगे, गले में भी लटकाएंगे। मेरा ये कहना है कि जो करना है करने दीजिए। आप संविधान का, डॉक्टर अम्बेडकर का और ये जो साहित्य है, इसको चुपचाप चुपचाप लोगों तक पहुंचाने का काम कर दीजिए। इससे बदल जाएंगे लोग। हर जगह पे मूर्तियों पे भी बहुत ज़्यादा खर्च मत करिए, मूर्तियों से ज़्यादा साहित्य पे खर्चा करिए। जहाँ जहाँ साथी मूर्ति लगा रहे हैं, मेरा निवेदन है वहाँ बाबा साहब के नाम का एक पुस्तकालय खोल दीजिए और पूरा साहित्य रख दीजिए, हिंदी का भी और अंग्रेजी का भी। ये सोचते हुए कि आज हमें अंग्रेजी नहीं आती है, हमारी दूसरी पीढ़ी को अंग्रेजी आएगी, उस दिन ये बाबा साहब का मौलिक साहित्य जो उन्होंने मूलतः लिखा उसको पढ़ेंगे। तो जितना ज़्यादा ज्ञान जाएगा उतना ही समाज में परिवर्तन आएगा। मूर्ति वाले अम्बेडकर से किसी को तकलीफ नहीं। जितनी आप मूर्तियां लगाएंगे, एक दिन ऐसा हो जाएगा कि मंदिर बनने लगेंगे, उसमें लोग घंटा बजाएंगे
और वहाँ एक और पंडित जी बैठ जाएंगे, उनको पूजा पाठ देना पड़ेगा। इससे बेहतर है जीवंत अम्बेडकर को स्थापित करना है, और वो जीता जागता ज्वलंत अम्बेडकर जो है वो किताबों वाला अम्बेडकर है, साहित्य वाला अम्बेडकर है। साहित्य जितना ज़्यादा आ सकता है उतना भेजिए। एक बहुत रिसेंट एक फिल्म आई अमेजॉन प्राइम पर, जयंती, आप ज़रूर देख लीजिएगा उसको। शैलेश नरवड़े हमारे मित्र हैं नागपुर के, उन्होंने बनाई है। 2.5 करोड़ रुपया लोगों ने इकट्ठा करके उस फिल्म को बनवाया है। पहली फिल्म है जो क्राउड फंडिंग से बनी है, लोगों के पैसा देने से, और बहुत सक्सेस रही है। मूलतः बनी मराठी में तो बम्पर सक्सेस हुआ उसका। अभी 8 तारीख से हिंदी में आ गई, अमेजॉन प्राइम पर आपको दिखेगी। एक बार आप अगर उस फिल्म को देख लेंगे, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि करना क्या है, एक कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। जबरदस्त तरीके से, हम लंबे लंबे भाषण से जो नहीं सिखा सकते हैं, उससे जयंती फिल्म दिखा सकते हैं। तो मेरा तो एक निवेदन है कि आप जयंती फिल्म अपने तमाम दोस्तों को, वो किसी भी कम्युनिटी के हैं, उनको भेजिए, रिकमेंड करिए कि भाई आप देखिए। और दूसरा, हमारी तमाम बस्तियों में उसकी स्क्रीनिंग करने की व्यवस्था रखिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि शैलेश नरवड़े और उस फिल्म के जो हीरो हैं वानखेड़े, वो दोनों ही जयपुर आए। जब भी वो जयपुर आएंगे, आप लोगों को निमंत्रण भेजेंगे हम लोग, आप आइए, उनसे संवाद कीजिए। अद्भुत काम किया है। तो अभी हमें और तरीकों में जाने की ज़रूरत है। केवल नारा लगाना, जयंती बनाना या मूर्ति लगाना, उससे अम्बेडकरवाद आगे नहीं बढ़ेगा। अम्बेडकरवाद को आगे बढ़ाने के नए पहलू खोजने पड़ेंगे, नए तरीके खोजने पड़ेंगे। हमारे कितने लोग साहित्य में हैं, कितने लोग मीडिया में हैं, कितने लोग अब्रोड के एजुकेशन में जा रहे हैं, हायर एजुकेशन में कितने लोग हैं, MSW करने कितने लोग जाते हैं। केवल मास्टर, सचिव और वही लोग बनते रहेंगे पटवारी, या उससे ज़्यादा IAS IPS बन जाएंगे, वो फिर समाज से कटे इंजीनियर बन जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि बहुत और चीज़ें हैं समाज के क्षेत्र जहां हमारे युवाओं को जाने की ज़रूरत है। कुछ साल केवल एजुकेशन पे लगाइए, साहित्य पे लगाइए, ज्ञान पर लगाइए। इस समय केवल ज्ञान का राज है। ये आपको लग रहा होगा ना कि किसी किसी का राज है, असली राज किसका है? फेसबुक के मालिक का राज है कि नहीं है? यहाँ तमाम बैठे हुए हम लोग फेसबुक को अगर आप एक गणराज्य मान लें तो हम उसके सिटीजन हैं, इंस्टाग्राम के सिटीजन हैं, ट्विटर के सिटीजन हैं। वहाँ बैठ करके, और इसी वजह से भारत के प्रधानमंत्री भी विदेश जाते हैं तो जुकरबर्ग के साथ 2.5 घंटा गुजारते हैं। उनको मालूम है कि ये अगर कुछ उल्टी सीधी बात कर दी तो उल्टा ही पड़ जाएगा होता है, और उसकी कोई सीमाएं नहीं है। उसके लिए न भारत है, न पाकिस्तान है, न अफगानिस्तान है, न अमेरिका है, पूरी दुनिया। तो दरअसल राज किसका? ज्ञान का। और सदियों से राज किसका रहा? ज्ञान का ही राज रहा। ये तलवार के, बंदूक के जितने भी राज रहे हैं वो एक टाइम लिमिट तक रहे। अंत में जिसने आपके दिमाग पर कब्जा कर लिया, और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा जीवन ज्ञान को प्राप्त भी किया और ज्ञान को लिखा भी और ज्ञान को बांटा भी। तो मेरा ये मानना है कि हम पूरा समय अब इस पर दें कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ये जो ज्ञान की राजनीति है इसमें प्रवेश कर सकते। एक राजनीति अलग है अपनी पार्टियों की, लेकिन ज्ञान की भी अपनी राजनीति है, उसमें हमें घुसने की कोशिश करनी है, अलग अलग क्षेत्रों में जाने की कोशिश करनी है। बहुत अच्छे इनिशिएटिव चल रहे हैं जिनमें आपको जुड़ना है। हम सूरतगढ़ में गंगानगर में एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। वहाँ एक बोधि फाउंडेशन बना है। बोधि फाउंडेशन से 500 कर्मचारी जुड़े हुए हैं। सारे कर्मचारी 1000 रुपया महीना देते हैं हर महीने, और 1 करोड़ 10 लाख में अभी 10 बीघा ज़मीन दी गई है। वहाँ 2 कॉलेज बनाए जाएंगे। पहले एक डिग्री कॉलेज होगा, एक लॉ कॉलेज होगा, और हमारी प्लानिंग है कि 10 साल में वहाँ एक अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आकार ले, और वो आपके समाज की यूनिवर्सिटी होगी, उसमें सरकार का कोई नहीं होगा। 1 पैसा सरकार का लिए बगैर हम चाहते हैं कि वो चीज़ हो। वर्धा में एक नालंदा अभियान चल रहा है, जहाँ केवल इसी काम के लिए बच्चे तैयार किए जा रहे हैं कि कैसे अब्रोड जा करके आप एजुकेशन ले सकते हैं। वहाँ से निकल करके हर साल दर्जनों बच्चे ऑक्सफोर्ड से लगा करके येल, ससेक्स, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ रहे हैं।
MBBS करने के लिए जा रहे हैं ताइवान, थाईलैंड वगैरह, तो थोड़ा सा टोन डाउन कीजिए अपने आप को। हमको जो लग रहा है ना कि हम क्रांति ये जो कर रहे हैं, इसको थोड़ा एक दर्जा ऐसे ला करके शांति से रुक करके सोचिए कि क्या कटुता फैलाने में, क्या आक्रोश करने में हमारे समाज का भला होगा। हम इस कमरे में बैठ के किसी भी समुदाय के बारे में गाली देते हैं, सड़क पे निकल करके हमको हर व्यक्ति से कहा, किसी की दुकान पे जाना पड़ता है, किसी को उधार लेना पड़ता है, कोई अधिकारी आपका ऊपर का होगा, आप अगर राजनीति में है तो आपसे ऊपर सीनियर कोई लीडर होगा जो किसी और समाज का होगा। तो मेरा ये मानना है कि सब समाजों के प्रति ठीक सा रवैया रखते हुए हम अपने आप को मजबूत बनाने का काम करें, न कि किसी को कुछ कहते हुए, न कि किसी को गाली देते हुए। गालीबाजी मिशन नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। भविष्य में फिर कभी आकर के आपके साथ लंबी बातचीत करेंगे। अभी आपके कोई सवाल होंगे तो हम लेंगे और बात को मैं यहीं खत्म करूँगा। धन्यवाद। आप हमारे आए हो तो हमारे काफ़ी लोग साथी लोग यहाँ सुन रहे हैं, आपको सुनने के लिए सब लोग हम एकत्रित हुए हैं। आपने नहीं सुन पाए, मिस किया तो उम्मीद हो गया। जैसे ही बाबा साहब का नाम अम्बेडकर जयंती पे ले लो, कहीं पे भी ले लो, आदमी के दिमाग में केवल एक रिजर्वेशन आता है, जबकि बाबा साहब ने तो पूरे समाज के लिए काम किया है। आज मैं कहता हूँ कोर्ट है, तहसील है, थाने हैं, ये धाराएं हैं, कहाँ चल रही है? बड़ी बड़ी पोस्टों पे लोग बैठे हैं, संविधान के लिए तो बैठे हैं। संविधान की वजह से आज ये पूरा लोकतंत्र चल रहा है सर। इस चीज को कोई नहीं मानता है। नहीं, बिल्कुल निचले तबके से दूर दराज गाँव से निकल कर कलेक्टर बन गया तो आपको खुशी नहीं होती? थोड़ी भी जिंदा है तो होनी चाहिए। वो इसी वजह से है सर, आज संविधान की वजह से सब जिंदा है। जैसे कोई ये बात चलती है ना सर, जनरल कास्ट वाले, OBC वाले या जो सभी है ना, सुन ही नहीं सकते। अभी पिछले बार अपने DYSP साहब थे चक्रवर्ती सिंह जी, उन्होंने मुझे रोक के कहा कि अब तक तो मेरे दिमाग में कोई और बातें चल रही थी, अम्बेडकर जयंती पे आए थे वो, अब मैं बाबा साहब को पढ़ने लग गया हूँ और रिजर्व बैंक की स्थापना में इनका कितना बड़ा योगदान था ये मुझे आज पता लगा है। डिप्टी साहब के शब्द थे। तो आदमी पढ़ना नहीं चाहता ना सर, पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। ये आपने कहा कि शिक्षा सबसे बड़ा क्षेत्र शिक्षा का है। मैंने मेरी औलाद को ऐसे तैयार कर रखा है सर कि केवल एजुकेशन, ब्राह्मणों के स्कूल में पढ़ती है, बेटी है मेरी, बेटा है, दोनों है, कभी भी क्लास में पहले नंबर पे नहीं है। तो मैं उसको ये कहता था कि बेटा जिस दिन बोर्ड का एग्जाम होगा उस दिन तू पहले नंबर पे आएगा। और मैंने ये उसके कूट के भरा हुआ है। 10वीं बोर्ड में पूरे टोंक जिले की टॉपर है। बहुत बढ़िया, बधाई। और वही परिपाटी उसकी पड़ी हुई है। 12वीं बोर्ड में भी जिले की टॉपर है, 99.60% मार्क्स साइंस। तो एक यही ध्येय रखा है कि 100 में से 100 नंबर लाओगे तो आपकी पहचान बनेगी, नहीं तो पहचान नहीं बनेगी। आगे बढ़ना है तो एक ही रास्ता अपनाना है, शिक्षा को नहीं छोड़ना। आज घूम के भी लोगों को मैं तो यही कहता हूँ, चाहे मजदूर वर्ग का ही आदमी हो, अपने चाहे कैसे जीवन यापन करे, लेकिन अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसको पढ़ाओ और इस तरह से पढ़ाओ कि वो एक नाम रोशन करे। आज लोग मुझे जानते थे उमाशंकर जी की बेटी है, मुझे कहते थे लोग ये उमाशंकर जी की बेटी है। अब ये कहते हैं कि दिशा के पापा हैं। अब ये कहते हैं कि दिशा के पापा हैं क्योंकि दिशा उसके पोस्टर 10वीं 12वीं बोर्ड में टोंक जिले की टॉपर है। अभी भी इस साल उसको इंदिरा प्रियदर्शनी ने वोट मिला है, तो उसके नाम से मुझे जाने लग गए। इससे बड़ी खुशी क्या होगी? बहुत शानदार बात की भंवर जी। मैं बताऊँ आपको, जैसे एक क्या दिमाग अगर मेरे ये हो जाए ना कि भंवर जी तो मेरे से सुपीरियर है, ये तो बने ही इसलिए कि मेरे सुपीरियर है और मैं हूँ इसलिए कि मैं इंफीरियर हूँ, ये भावना जिस दिन निकल गई ना, हाँ, बस तो किसी सपोर्ट आप नीचे वाले को पढ़ाने को जरूरत शिक्षा के लिए अपनी आने वाली पीढ़ी को तैयार करें सर, अपन बहुत आगे पहुँच जाएंगे। और मैं बहुत धन्यवाद उमाशंकर जी, आपको बहुत बधाई भी कि आपने बेटी को तैयार किया, ठीक है ना। और भविष्य में देखिए, भविष्य में कभी आपकी बेटी का अनुभव सुनने के लिए हमको बुलाइए, हाँ, ठीक है ना। हम आपको, आपकी बेटी को, आपकी पत्नी को मंच पे बिठा के सुनना चाहते हैं कि ये आपने कैसे अचीव किया। और मैं मजदूर आदमी सर, ये ग्रैंड सेंस से मैं बिल्कुल मजदूरी करता हूँ, मैं कोई गवर्नमेंट जॉब। अरे सर मजदूरी, सभी मजदूरी कर रहे हैं, सब मजदूरी है। एक बात तो मोदी ने कही थी अपन में बीच में अभी कि भाई अपना बाबा साहब को अपने 1 या 2 कास्ट में भी गोत्र, जैसे मान एससी में हमारे वहाँ पर ये बात मोदी की बात बिल्कुल सही है। सिर्फ एक मेघवाल ही बाबा साहब को बहुत ज्यादा ऐसे मतलब करते हैं। आपके यहाँ मिला है जैसे बैरवा है, आप मेघवाल भी होंगे, कोई दूसरी कास्ट के भी होंगे, सारी चीजों का। और दूसरा मोदी ने तो कहा कि सबके बीच जैसे हम आज आए, हमारे वहाँ गाँव है, वहाँ अम्बेडकर एक मंच बना हुआ है, वहाँ पर क्या हम दूसरे लोगों को बुलाते साहब,
हाँ। जैसे जाट को बुलाया, कभी किसी विष्णु को बुलाया, ऐसे करके प्रोग्राम करते थे। उसमें क्या है कि वापस वो बाबा साहब का जो संदेश है ना फैलता है, ये बात वास्तविकता है। अपन कर लिया प्रोग्राम, कर लिया, ऐसे करो इकट्ठे हो गए, बाबा साहब कर लिए, फिर दूसरे लोग अरे बाबा साहब प्रोग्राम है, ऐसे उन्होंने किया है, एक वो चीज। और एक 2-4 लोग हमको बुलाया, फिर प्रोग्राम हुआ तो फिर वो हमको संदेश देते हैं, साहब कल ऐसे प्रोग्राम था, बाबा साहब प्रोग्राम ऐसे का नहीं था, हमको भी बुलाया था साहब। वास्तविक अम्बेडकरवाद यही है जो आपने अभी एक्सप्लेन किया, आपने जो एग्जाम्पल कोट किए, ये पूरे अब तक की उम्र में मैंने पहली बार इतना कोई राशनल और तर्कपूर्ण कोई भाषा सुनी। सत्य है। और अगर ये एटीट्यूड आप सभी लोगों का रहा ना, आप विश्वास करें, मतलब इतना समाज में अग्रणी हो जाएंगे कि जिन्होंने शायद आपके साथ कभी अन्याय किया वो आपके पैरों पड़ेंगे, सलाम ठोकेंगे। इंटेलेक्चुअल्स का ही जमाना है। अब मतलब वो कहते ना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे ही पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये फंडामेंटल देखो संवाद का असर होता है। भाई साहब के नेतृत्व में एक संवाद हुआ जयपुर में, ये राजपूत समुदाय के साथ में, और उसमें ये पुरजोर निकल के आया कि ज़्यादातर जो घोड़ी से उतारने वाले मामले हैं उसमें राजपूत समुदाय इन्वॉल्व रहता है। राजपूत समुदाय की एक बड़ी सभा हुई अभी 2022 में, और उन्होंने बड़े मंच पर अपने समाज के लोगों को कहा कि आप सब ये हरकतें करना बंद कर दो। हमने उनसे डायलॉग किया और उन्होंने अपने समाज से अपील करी कि आप ये हरकतें करना बंद कर दो, आपको कोई हक नहीं है आपको ये सब कुछ करना। और उससे भी आगे जा करके उन्होंने कहा, अभी वो इस बात का बार बार कह रहे हैं कि भाई आप लोग बैठे हैं हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि भाई देखिए हालांकि लोकतंत्र आ गया है लेकिन राजपूतों के दिमाग में भी सामंतशाही है, अभी है, राजतंत्र है। तो हम लोकतंत्र से ज्यादा हम इससे सोचते हैं कि भाई हमारे हिज हाइनेस क्या कह रहे हैं, जोधपुर नरेश क्या कह रहे हैं, ये फलाने क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जोधपुर नरेश, बाड़मेर वाला, उदयपुर महाराणा, ऐसे करके हम राजस्थान के जितने भी हैं वो आपके साथ बैठते हैं। हम यहाँ से एक अपील जारी करेंगे कि हर एक ठाकुर एक घोड़ा रखेगा और दलित के यहाँ शादी होगी तो वो अपना घोड़ा खुद लेके जाएगा, ठीक है। फिर कौन रोकता है? सही बात। उस संवाद का ये नतीजा है। उस संवाद में 80 साल के उनके अध्यक्ष भगवान सिंह रोल साहब सर आए थे। तो हमने क्या किया कि हम उस संवाद में ले गए एक तो बुद्ध की तस्वीर और भारत का संविधान एक प्रति। तो पहले तो मुझे ओपनिंग करनी थी, तो मैंने बिल्कुल इसी तरीके से, मेरे को तो उतना भाषण देना था नहीं, तो मैंने कहा कि जब भी हम जय भीम नमो बुद्धाय लिखते हैं फेसबुक पे तो आपके बना हुक्म आके कहते हैं कि बुद्ध भी तो क्षत्रिय थे। तो मैंने कहा मैं पढ़ते पढ़ते थक गया, तो आज मैं घर से निकला तो मैंने सोचा कि मैं क्षत्रियों को उनका बुद्ध लौटा दूं, इसलिए मैं ये लेते आया। और मैं इसलिए भी लौटाना चाहता हूं कि अगर क्षत्रियों के पास बुद्ध और महावीर जैसे लोग हैं तो फिर उनको किसी आनंद पाल और शेर सिंह राणा जैसे हत्यारों को अपना नायक बनाने की कहाँ जरूरत। इस पे बात शुरू हुई, देन संविधान पर बात शुरू हुई। भगवान सिंह रोल साहब सर ने समापन भाषण दिया, उन्होंने संविधान को हाथ में लिया साहब, और उन्होंने कहा मैं 80 साल का हो गया, मैं जब भी इस किताब को देखता था मेरे अंदर प्रतिक्रिया उठती थी, इस किताब की वजह से हमारा राज चला गया, हमारे संसाधन चले गए, हमारा हम सब कुछ इसने छीन लिया। तो कभी इच्छा नहीं हुई इसको छूने की, लेकिन आज पूरे दिन की बातचीत के बाद मेरी इच्छा है कि पहले तो मैं इसको पढूं, और मैं आप लोगों से वादा करता हूं मेरा पूरा समाज इस किताब को पढ़ेगा और इसके आधार पे चलेगा भविष्य। और उसके बाद में उन्होंने छात्र पुरुषार्थ संगठन बनाया युवाओं का अलग से, और उसका तीसरा उद्देश्य लिखा भारत के संविधान को पढ़ना, समझना और उसके अनुरूप आचरण करना। तो ये जो हम अपने ही भीतर में संविधान की बात करते रहे उसका क्या फायदा? भाई हम तो कन्विंस्ड लोग हैं, जो ऑलरेडी कन्विंस्ड है उसी को कन्विंस करते रहे। आप मुझे भाषण दें, मैं आपको भाषण दूं, उससे काम नहीं चलेगा। जो नहीं मान रहे हैं, जो नहीं जान रहे हैं, हमें वहां संविधान ले जाना है, वहां बाबा साहब ले जाना है। तो मैं अभी पिछले 4 साल से, या अभी तो 5वां साल हो गया, मैंने तय किया कि मैं अपने लोगों के बीच कम जा रहा हूँ। मैंने तय किया कि असहमत लोगों के बीच में जाना। तो मैंने शुरुआत की मिठीबाई कॉलेज मुंबई से, लॉ कॉलेज है, बहुत पॉपुलर प्राइवेट कॉलेज है। मैं उसमें गया रिजर्वेशन पे बात करने के लिए। मुझे वहाँ की प्रिंसिपल ने कहा चाय पिला के चैम्बर में कि मैं पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ, यहाँ 100% एंटी रिजर्वेशन लोग, और आप रिजर्वेशन पे बात करने आए, आपसे कोई बदतमीजी हो सकती है।
उन्होंने कहा, मैंने कहा वो छोड़िए, मैं ये जानते हुए आया हूँ। उसके बावजूद भी उन्होंने हर 8 बच्चों पर एक फैकल्टी को बिठाया कि उसको कहीं दिक्कत नहीं हो जाए। 45 मिनट का हमारे पास समय था, हमने 2.5 घंटे बाद उस सभा का विसर्जन किया। और आज भी उसमें से कई लोग जो एडवोकेट हो गए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों वगैरह में चले गए हो, वो ऐसे अच्छे दोस्त हो गए हैं, मैसेज लिखते हैं, फोन करते हैं। उन्होंने कहा कि आपसे नहीं मिलते तो हम जीवन भर रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। सही। और मैंने बात इससे शुरू की कि हम 2 देश नहीं हैं और दुश्मन नहीं, हम भारत के नागरिक हैं। थोड़ी देर के लिए, 45 मिनट के लिए आप मेरी जगह रहिएगा, मैं आपकी जगह रहना चाहता हूँ। मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपके दर्द क्या है, आप रिजर्वेशन के विरोध में क्यों बात करते हैं, आपके तर्क मुझे समझना है, और हम किस पीड़ा में रिजर्वेशन के साथ हैं, आप हमारी पीड़ा समझ बात करनी पड़ेगी। उसके अलावा कोई चारा नहीं। ये जो गाली दे रहे हैं हम, तुम ऐसे हो, ब्राह्मण वहाँ से आया, राजपूत यहाँ से आया, भाई कोई कहीं से आया, भारत का नागरिक है। 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी इस देश में रहता है, वो कहीं से भी आया, शक, हून, कुषाण, आर्य, अनार्य, द्रविड़, जो भी है, वो इस देश का नागरिक है। देश को खाली कराना तो बहुत दूर है, उसका खाली प्लॉट खाली नहीं करा सकते। फिर काहे को इस बकवास में रह करके अपन कटुता फैलाएं? सबके साथ प्रेम और भाईचारे से रहें, आनंद से रहें, क्या दिक्कत है? और मुझे तो कोई डर नहीं लगता। देखिए, पता नहीं हमारे कई नेताओं को इतना क्यों डर लगता है ब्राह्मणों से, इतना क्यों डर लगता है राजपूतों से या बनियों से। सीखना चाहिए हमको कि वो कैसे, इतनी कम संख्या के लोगों ने सारी चीज़ों पर कैसे अपने आप को आगे किया। हमको भी सीखना है उसको। कैसे बनियों ने व्यापार में दक्षता हासिल करी, सीखना है हमको। भाई गोरा जी बैठे हैं यहाँ, जाट आपके इलाके में खूब होंगे, खूब बहुसंख्यक है। 50 साल में जाटों की आप प्रगति नहीं देखते? मैं आपको कह रहा हूं कि 40 साल पहले भी या 30 साल पहले भी, 1980 से पहले का जाट और आज का जाट जमीन और आसमान का अंतर, ठीक है। आज उनके पास सर्वाधिक लैंड होल्डिंग है, जमीन सर्वाधिक है। भारत के सेना और राजस्थान के पुलिस बल में 40% उनकी संख्या है। प्रशासनिक अधिकारी आपको लगते होंगे जाट आए हैं, कितने सारे वकील आए हैं, MBBS डॉक्टर बने हैं जाट। हमारी जैसी एक किसान को, और लगभग हम सब लोग एक साथ चले। 1980 तक हमारे लोग ज़्यादा इसमें थे, सर्विस में, पढ़ाई लिखाई में, SC के लोग। आज आप देखेंगे कि जाटों ने सब जगह पर कब्जा किया। हमारा उन्होंने कुछ नहीं खाया, हमको तो जितना % मिल रहा है मिल रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी योग्यता के बलबूते पे बाकी कम्युनिटियों को धकेल दिया है, राजनीति में, प्रशासन में, व्यवसाय में, सब चीज़ों में। हमें सीखना है। या तो हम गाली दें इनको कि बोरा साहब खा गए आप, ये कर गए, या फिर हम सीखे भी और जहाँ जरूरत हो लड़े भी। ऐसा भी नहीं है कि केवल कोई या अन्याय करेंगे तो इनके खिलाफ खड़े नहीं होंगे। आपने देखा डगावास में कुछ अन्याय हुआ तो हम खड़े हुए ना। अभी जितन मेघवाल की हत्या हुई तो खड़े हुए ना। ऐसा थोड़ी कि भाई कोई अन्याय भी करेगा तो आंखें पीछे रहेंगे कि भाई हमको भाईचारा चाहिए, बंधुत्व चाहिए, न्याय भी चाहिए, और शांति भी चाहिए, और करुणा भी चाहिए, सब चाहिए, लेकिन बराबरी के तर्क पर। और मुझे लगता है कि बहुत लोग उधर भी बदल रहे हैं, बहुत लोग इधर भी बदल रहे हैं। अभी हमें एक ब्रिज बनाने की जरूरत है। आग लगाने वाले तो इतने लोग, आग लगी पड़ी है, इस समय आग बुझाने की जरूरत है। और ये दायित्व तो उस समुदाय के पास है जो बुद्ध की बात करता है, युद्ध की बात नहीं करता है। क्योंकि बुद्ध तो अशोक को कलिंग के युद्ध के बाद बदल सकता है, और हमको नहीं बदला। हम इतना आक्रोश में चिल्ला रहे हैं, हम नफरत कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। इसका मतलब ये बाबा साहब का मिशन नहीं है, बुद्ध का मिशन नहीं है, ये कोई और ही मिशन है, ये कुछ और ही कर रहे हैं हम लोग। तो इसलिए थोड़ा सा हमें एक नई दिशा में, एक जल्दी ये किताब आएगी अम्बेडकर के नाम पर, अभी थोड़े दिन में आ जाएगी, 15-20 दिन में। मैंने इन सारे विषयों पर उसमें बात लिखी, EVM से लगा करके ये सारा आर्य अनार्य, ये वो सब चीज़ें, क्या तो विमर्श चल रहा है, क्यों चल रहा है ये, और हमारा दिमाग कितना उसमें खराब हो रहा है, हमारे लोग कितने उसमें पथभ्रष्ट हो रहे हैं, और हमारी पूरी एनर्जी ऐसे कामों में लग रही है। नहीं तो आप बात ही मत करिए ना। भाई मथुरा में शिवलिंग निकला कि क्या निकला, तुम जानो, तुम्हारा शिवलिंग जाना, हमें क्या लेना देना भाई। आप जानो, कावड़ निकालिए, आप जाइए, ठीक है। हमें किसी पे कोई कुछ नहीं करना, और तभी जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। और ये जाटों से सीखने की जरूरत है। गोरा साहब बैठे, इसलिए मेरे को याद आ गया। नहीं, आपने एक प्रोग्राम भी बीच में चला था ना, अपना में भ्रमण किया था, वो
पिछड़े और दलित। पिछड़े दलितों का भी हमने किया। अभी हम जाटों के साथ भी एक आयोजन करने वाले हैं, गुजरों के साथ भी करने वाले हैं। मेरे अपने इलाके में गुजरों से बहुत पीड़ित है लोग, सही बात। और मैंने लंबा संघर्ष उनके साथ किया, और लंबे संघर्ष के बाद द्विवेदी साहब आज ये हालत है कि मुझे मेरे इलाके का दलित बुलाए ना बुलाए, गुजर जरूर बुलाते हैं। और बाबा साहब का कोई आयोजन होगा उसमें हमारे लोगों की जितनी संख्या उतने गुजरों की भी आ जाती है, क्योंकि अंततः उनको समझ में आया कि साथ मिलके ही काम करना। और आप एक वार्ड पंच भी जिताओगे तो लोगों की तो जरूरत पड़ेगी। सही बात। आप कई जनप्रतिनिधि हैं, अकेले जीत सकते हैं क्या? लोकतंत्र में सबको साथ करना। तो बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। नहीं